Zombie apocalypse. हेलो हाय और सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वप्नेश तिवारी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्यू स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ने मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखा होगा और उन सभी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है, आप सब लोग देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग, पीएम, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों मेरे हिसाब से। ये भी कह सकता हूं कि पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट उनको इसे डिटेल में समझना भी बहुत जरूरी है। और आप कुछ टर्म्स ऐसे देख सकते हैं जिनके आपने कई बार सुना भी होगा। पीएम, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, इसे मैंने पीएम लिखा है यहाँ पे। पार्लियामेंट, सांसद के बारे में हम लोग सुनते ही रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और जुडिशरी, न्यायालय के बारे में तो हम लोग जानते ही, जहां में जस्टिस के लिए हम लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। बट लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मुझे लगता है कि इन सबके बारे में सिर्फ कॉमन जानकारी होना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें इनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कुछ आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा, कैसे फंक्शन करती है, क्या इनकी पावर्स हैं और किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पावर कम पावर है, ठीक है। तो इन सबको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर काफी बड़ा है, देखने में यहाँ पे छोटा लग रहा है बट काफी डिटेल में चैप्टर है। तो इसीलिए, ताकि हमारी कोई डिटेल मिस ना हो जाए और हम जल्दबाजी ना करें इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, मैंने क्या किया है, मैंने सोचा है कि इन्हें हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग जुडिशरी डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन बेसिकली यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन रन करता है, यानी क्या गवर्नमेंट की क्या ऑर्गन्स हैं जिनसे गवर्नमेंट रन करती है। तो 3 ऑर्गन आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन सब के बारे में शायद पॉलिटिकल साइंस का जो इनका बैकग्राउंड उन्होंने सुना भी होगा, और जो नहीं सुने कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उन्हें अच्छे से समझ लेंगे। तो बेसिकली ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो लेजिस्लेटिव का मतलब ये है कि ये वो पार्ट है गवर्नमेंट का या ऑर्गन का जहां पर लॉज यानी रूल्स बनते हैं, लॉ बनते हैं, टू मेक लॉज। आप ये भी समझ सकते हैं कि इनका काम क्या है, लॉज बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, नाम से समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूट यानी लॉज को इंप्लीमेंट कराना, इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट कराना। फिर जुडिशरी, जुडिशरी का काम है टू एजुडिकेट, ठीक है, टू मेक लॉज, टू इंप्लीमेंट, टू एजुडिकेट। इसका मतलब ये है, जुडिशरी क्या करती है कि ये देखती है कि जो लेजिस्लेटिव ने जो लॉज बनाए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। यानी इस तरीके से अगर आप देखें, ये डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। आप देखें कि ये इनके बीच में एक डिवीजन जो आपको दिख रहा है, इससे क्या होगा, पावर के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होगा। इन सबकी अपनी अलग अलग पावर है और इनकी पावर तो अलग अलग है ही है, बट ऐसा नहीं है कि ये किसी की पावर्स के चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप ध्यान दें तो जुडिशरी लेजिस्लेटिव को चेक एंड बैलेंस करती है, यानी अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उसे वॉइड कहला देती है। यानी जुडिशरी के पास ये पावर है कि उस लॉ को खत्म कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेटिव को चेक एंड बैलेंस करता रहता है, यानी इनकी पावर्स तो भले भले ही अलग हैं, भले ही एक अलग इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, बट इनके बीच में चेक एंड बैलेंस भी है। यहां तक अगर आपको समझ में आएगा तो मैं सिंपल भाषा में इनको अगर मैं लिखना चाहूं, मैंने कुछ को लिख भी दिया है। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है, टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का नाम क्या है, टू इंप्लीमेंट, और जुडिशरी का क्या है, टू एजुकेट। अगर हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है, टू मेक लॉज, पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करना, डिबेट करना, किसी नए कानून को पास करना, मनी बिल्स को डिस्कस करना, और जितनी भी चीजें सारे इसमें, बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, मतलब जो भी यूनियन की जो बाउंड्रीज है उनको ऑल्टर करना, चेंज करना, ये सब सारा काम किसमें आ जाता है, आपके लेजिस्लेटिव में। और अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। मतलब ये जितना भी लॉज का जो काम बनता है, आप लोग जानते ही होंगे कि पार्लियामेंट में इसका काम होता है। और पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा, टेंशन मत लीजिए, हम उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो लॉज है वो पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है। हम पार्लियामेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब एग्जीक्यूटिव की तरफ देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम मैंने बताया कि इंप्लीमेंट करते हैं हमारी जितनी भी लॉज एंड पॉलिसीज है।
आप देखें तो एग्जीक्यूटिव, अगर आप देखें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक रियल होते हैं जो डे टू डे एग्जीक्यूटिव, उनका डेली का काम होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसलिए कि कई लोग इसे कहते हैं कि गवर्नमेंट को हम लोग कह लेते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव है, यानी जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर ले लें, प्रेसिडेंट ले लें, वाइस प्रेसिडेंट ले लें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव हैं। बट आप सबसे ज्यादा जो फेमस है सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव के पार्ट। सबसे ज्यादा पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का नाम किसका है? सिविल सर्वेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनमें से कुछ लोग इसके सपने भी देख रहे होंगे और कुछ लोग शायद इसकी तैयारी शुरू भी कर चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी, जुडिशरी अगर आप देखें तो ये पार्ट 5 के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और आप जुडिशरी के बारे में जानते हैं कि एपेक्स कोर्ट हमारी कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसके नीचे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आप देखें तो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स भी है और दो ही तरीके की यहाँ पे कोर्ट चलती है, एक है सिविल कोर्ट, दूसरी है क्रिमिनल कोर्ट। इन सब के बारे में हम लोग जुडिशरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट चलिए उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था हमारी जो पहली वीडियो का पार्ट होगा वो होगा पार्लियामेंट में। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बस इतना काफी है। और अब पार्लियामेंट में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे लेजिस्लेटिव के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में यहाँ पे मैंने लिखा है लोकसभा और राज्यसभा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। प्रेसिडेंट भी इसमें आप कह सकते हैं पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, बट वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं लिखा है। बट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट वो पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है किसी पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस, और इसे राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो लोकसभा का लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उन सब के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा के बारे में, तो सेपरेट कर देता हूं इसे मैं। लोकसभा में आप देखें तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 545 मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स। जरूरी नहीं कि टोटल 545 हो, कई बार इसकी रेंज 550 तक चली जाती है, बट नॉट मोर देन 550, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें तो यहां पर ये जो होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। यानी इनको कौन सेलेक्ट करता है? डायरेक्टली हम लोग इनको वोट करते हैं। आप जानते होंगे लोकसभा के चुनाव होते हैं जहां पर हम लोग पीएम को जाकर वोट करते हैं, उनके डिफरेंट हमारे सांसद खड़े होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अगर आपको मैं बताऊं कि हाँ हमारी जो स्टेट्स हैं उनके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा जो इंडिया है पूरा वो डिवाइडेड है। अगर आप टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा पूरा कंट्री डिवाइडेड है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक मेंबर ही इलेक्ट होता है, यानी मेंबर्स तो कैंडिडेट तो बहुत सारे खड़े होते हैं, बट जीतता कोई एक ही है। जो जीता है वो यहाँ पे लोकसभा में आके हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है उस एरिया से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो 545 मेंबर्स होते हैं इनमें से 2 मेंबर्स को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं लोकसभा में। उनके पास ये पावर हो सकती है, वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ध्यान रखें, अगर उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है या ऐसा प्रेसिडेंट को फील होता है कि भाई हमें एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो 2 किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ वो इसी कम्युनिटी से रख सकते हैं। दूसरी बात, ये परमानेंट हाउस नहीं होता, ठीक है, परमानेंट हाउस नहीं होता। परमानेंट हाउस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसे कभी भी एडजॉर्न किया जा सकता है, प्रेसिडेंट इसे कभी भी एडजॉर्न कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ, प्रेसिडेंट इसे कभी भी एडजॉर्न कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी अगर जो पीएम्स कहेंगे, अगर पीएम कहेगा कि भाई आप प्रेसिडेंट से कि हम सेशन को बंद कर दिए, तो सेशन वहां से बंद हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ठीक है, यहाँ पे इतनी बेसिक चीज ये लोकसभा की है कि 545 मेंबर्स होते हैं, नॉट मोर देन 550 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिनके हम लोग लोकसभा के चुनाव से इन लोग को इलेक्ट करते हैं। 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होते हैं, जो कोई एक जीतता है वो यहाँ पे सीधा जाके लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। उसके बाद ये परमानेंट हाउस नहीं है, प्रेसिडेंट के एडवाइस पे सेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर इन केस मतलब टेन्योर से पहले भी प्रेसिडेंट इस सेशन को बंद करवा सकते हैं, यानी इसका जो टेन्योर है वैसे तो जनरली 5 इयर्स का होता है, बट उससे पहले भी इसे प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंद करवा सकते हैं। यहां तक समझ में आया?
फिर चलिए अब हम देखते हैं आगे राज्यसभा। राज्यसभा की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो नॉट मोर देन 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे। जनरली जो होते हैं 238 इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड होते हैं, ध्यान रखें ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, पीआर, और सिंगल ट्रांसमिशनल वोट उसे कहते हैं, एसटीवी। सुन के थोड़ा आपको हैरानी होगी, एक नया टर्म आया, बट टेंशन ना ले, ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। इनकेस अगर किसी को लगता है ऐसा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप टाइप्स ऑफ इलेक्शन में, ये इलेक्शन के पार्ट में आता है जहां पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कितने तरीके के इलेक्शन होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है एसटीवी यानी सिंगल ट्रांसमिशनल वोट। और इसके प्रोसेस को मैं यहाँ पे समझा देता हूं। आप लोग अगर ध्यान दें तो स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, चलिए छोड़िए पहले आप सुन लीजिए। स्टेट के इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन में आप लोग क्या करते हैं, जाके डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं और आप वहां पे जाके डायरेक्टली वोट कर देते हैं। वहां से आप क्या चुनते हैं, क्या चुनते हैं, वहां से आप चुनते हैं अपना एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी स्टेट की भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, आप लोग जानते हैं, उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से वो जाना जाता है। जैसे आप देखें पार्लियामेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, पार्लियामेंट के लिए आपका पीएम रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, पीएम। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आपके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीएम। ये भी समझने वाली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप वहां पे क्या करते हैं, स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं वहां पे आप लोग क्या किसे एमएलए को चुनते हैं। यही एमएलए किसे वोट करते हैं, वोट करके राज्यसभा में मेंबर्स लाते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे 12 जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास पावर क्या होती है कि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। यहां हमने टुकड़ों में से लिखा है समझाने के लिए सर। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। अब यहाँ पे ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 12 मेंबर्स तो कौन कौन से हैं, जैसे जो स्पेशल फील्ड से होते हैं, यानी आर्ट्स की फील्ड से हों, कल्चर के फील्ड से हों, स्पोर्ट के फील्ड से हों, राइटर हो, मतलब म्यूजिशियन हो, कुछ भी, मतलब वो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनको नॉमिनेट करना चाहें जिसे, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 मेंबर्स को सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में हो जाएगा। मैंने वोट की प्रक्रिया आपको बता दी है। जो 238 मेंबर्स हैं कैसे इलेक्ट होते हैं, आप स्टेट्स के जो इलेक्शन होते हैं वो एमएलए होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। एमएलए इन्हें इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। और यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, इनका टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर का होता है। यहाँ पे इनका टेन्योर क्या है, 5 ईयर होता है। और ये परमानेंट हाउस है, और यहाँ पे क्या है, नॉन परमानेंट हाउस है। ये परमानेंट हाउस है। दोस्तों आप जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 ईयर, यहाँ पे 6 ईयर, ये परमानेंट हाउस है, ये नॉन परमानेंट हाउस है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, ये नॉन डायरेक्टली इलेक्टेड है, मतलब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, उसे नोट डाउन करें। सुनने से आपको ये याद नहीं रहेगा, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा इसे समझ के रखना पड़ेगा। हर एक सेमेस्टर में आपके आगे काम आने वाला है। ठीक है, ये परमानेंट हाउस नहीं है। और ये 6 ईयर का जो इनका टेन्योर होता है, इसमें ये हर 2 साल पे 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर होते रहते हैं। 1/3 ऑफ मेंबर हर 2 साल पे इसमें से रिटायर होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये परमानेंट हाउस है, ये कभी मतलब जैसे इसके सेशन बंद हो जाते हैं इसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देता है, बट यहाँ पे परमानेंट हाउस है तो इनको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थी बेसिक डिटेल हमारी लोकसभा की और राज्यसभा की। और अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशंस है, कैसे हम लोग राज्यसभा या लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नाम बताऊं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोई आइडिया? मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में इलेक्टेड होते हैं तो इनको कहा जाता है इसलिए एमपीज। आपने बहुत सुना भी होगा इसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसे क्या मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोकसभा को भी एमपीज कहा जाता है, राज्यसभा के मेंबर को हम लोग एमपीज कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर है। यहाँ एमएलए का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी अपने स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। समझ में आया? ये बेसिक डिफरेंस है जिनको आपको एमपीज और एमएलए के बारे में भी पता होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोकसभा का क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 ईयर्स एज। मिनिमम एज 25 ईयर्स। इसके लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कई बार टीचर पूछ भी लेता है क्लास में भी, और वैसे भी आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और एक प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कई बार, तो कई बार आया भी है। तो ठीक है, तो लोकसभा के लिए आपके लिए क्या है, ऐसे नहीं है, अभी आपको समझाता हूँ। लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अब मैं पूछूं आपसे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए, बताइए। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर किस सभा का पार्ट होता है, लोकसभा का पार्ट होता है। लोकसभा का पार्ट होता है, लोकसभा का पार्ट क्यों होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इससे अपने तार के जितने भी मैंने बात बनाए, तार को जोड़िए, समझिए, लिंक्स को कनेक्ट करिए, ठीक है। 25 ईयर्स मिनिमम एज होती है प्राइम मिनिस्टर भी बनने के लिए। जब आप मेंबर बन सकते हो लोकसभा के 25 ईयर्स एज, तो वही तो आप प्राइम मिनिस्टर भी तो बन सकते हो ना 25 ईयर के एज पे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। उसके बाद राज्यसभा के लिए मैंने 30 ईयर आपको मिनिमम एज बताई। और साथ ही साथ और भी इसकी क्वालिफिकेशन है, आप मतलब पागल नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी प्रॉफिट की पोस्ट पे नहीं होनी चाहिए, किसी गवर्नमेंट सरकारी जॉब या किसी गवर्नमेंट विभाग में आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए, तभी आप इन सबके मेंबर्स बन सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैं बहुत क्लियर हूं और मैंने सारी चीजों को बता दिया। हाँ, एक चीज और रहेगी, इनके बीच में डिफरेंस अगर हम देखें कि राज्यसभा और लोकसभा का क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो मैंने कुछ इनके यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मैंने पॉइंट आउट करा दिए हैं आपको। बट इनके एक जो खास डिफरेंस वो ये है कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आप इंडिया की किसी भी हिस्से से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वहां के वोटर हैं या वहां के रेसिडेंट हो, ठीक है। बट ये राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपको राज्यसभा में किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको उस स्टेट का किसका वोटर होना, यानी उस वोटर की लिस्ट में आपका नाम होना कंपलसरी है। समझ में आया, ध्यान से सुनिए। यानी लोकसभा में अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए आप किसी भी एरिया की कंस्टिट्यूएंसी से अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। बट राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में आपको उसी स्टेट की वोटर लिस्ट में बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा राज्यसभा और लोकसभा का टॉपिक क्लियर होता है। हमने क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लिया। मैं बार बार आपको इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं इन चीजों को बताइए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं। पार्लियामेंट एक बाउंडेशन है कि आपको 2 सेशन साल में करने हैं, बट हम लोग 3 सेशन जनरली यहाँ पर हो जाते हैं। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। बट सेशन को रन कौन करता है, सेशन को कौन चलाता है, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जो लोकसभा में है और राज्यसभा में स्पीकर अपॉइंट होते हैं। स्पीकर होते हैं जो पूरे सेशन को कंडक्ट करवाते हैं। जैसे आप समझने की कोशिश करें कि क्लास का मॉनिटर, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर प्रेजेंस, वहां का जो पूरी जो मतलब जो क्लास की जो निगरानी है कौन रखेगा, मॉनिटर रखेगा। इसी तरीके से राज्यसभा की पूरी निगरानी कौन रखेगा और लोकसभा की निगरानी कौन रखेगा, कैसे कंडक्शन होगी, कैसे डिबेट्स होगी, कैसे लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, कैसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। नहीं तो भाई सब लोग अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग राज्यसभा टीवी अगर कभी खोल के देखा हो तो वहां पे डिबेट होती रहती है, एक बीच में चेयर होती है, बाकी सब लोग नीचे बैठे होते हैं। तो जो वो वहां पे होता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर, इधर भी एक स्पीकर है और यहाँ पे भी एक स्पीकर है, बट ये दोनों स्पीकर अलग है, ठीक है। यहाँ का जो स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो यहाँ पे जो स्पीकर इलेक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा का जो स्पीकर होता है कैसे इलेक्ट होता है मैं बताता हूँ। लोकसभा में सपोज करो एक पार्टी है, वो जीतती है, अभी करंट का एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी पार्टी जीत गई, उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, तो उन्हीं में से जो कोई जीता है उनके बीच में आपसी जो बातचीत होगी उसी में से कोई एक, विनिंग पार्टी में से कोई एक स्पीकर लोकसभा का बन जाएगा। लोकसभा का स्पीकर ऐसे सिलेक्ट होता है, ठीक है। विनिंग पार्टी में से किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करके उसको स्पीकर बना दिया जाएगा और दोनों पार्टी की तरफ से मान्य होगा, यानी किसी को उसमें दिक्कत नहीं होती है। और वो बहुत ही मतलब सबसे पहले तो अपनी पार्टी को रिजाइन कर देगा, और मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी के लिए भेदभाव करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। उसके बाद राज्यसभा का स्पीकर कैसे सिलेक्ट होता है। राज्यसभा का स्पीकर पता है कौन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जान लीजिए, वीपी। इसका स्पीकर कौन होता है, वीपी। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन ऐसे होता है, इसका इलेक्शन भी सिंगल ट्रांसमिशन वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। मतलब दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स क्या करते हैं, वोट करते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और वो जाकर अपना वोट करते हैं। इनडायरेक्टली मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ के मेंबर्स आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ के इलेक्ट तो होते नहीं है, तो इसलिए ये सब लोग मिलकर जाते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली वोट है। यहाँ पे हम लोग खुद जाके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं चुनते, यानी दोनों हाउस के मेंबर जाकर वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और वही जाके स्पीकर बनता है, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा,
आई थिंक आई एम क्लियर। अब स्पीकर का काम क्या होता है? स्पीकर का काम ये होता है कि वो सेशन को प्रॉपरली चलाए। जो भी आप बिना उसकी परमिशन से अपनी बात नहीं रख सकते, वो टाइमिंग बताएगा, कब एडजॉर्न करना है, कब मीटिंग बुलानी है, कब नहीं बुलानी है, वो समन्स भेजेगा, ठीक है। और जब इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, तो इनके जॉइंट सेशन भी होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि पार्लियामेंट की क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब हम फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में मैंने यहाँ पे बेसिक इनके जो 6 फंक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग तो सबसे मोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेजिस्लेटिव को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। और ये जहां पे लॉ बनता है, जो कानून बनता है, पूरी कंट्री के लिए बनता है, होल नेशन के लिए बनता है और सभी उसको फॉलो करते हैं। लॉ मेकिंग में आप यहाँ पे डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे पॉलिसीज के ऊपर, तब जाके एक लॉ बनता है, ठीक है। लॉ मेकिंग का प्रोसेस का जो आपका पूरा प्रोसेस है वो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, फिर डिबेट डिस्कशंस होंगे, फिर वोटिंग होगी, फिर जाके प्रेसिडेंट से साइन होगा, हाउस से पहले पास होगा, फिर सेकंड हाउस में वही जाएगा, सेम प्रोसीजर होगा, फिर प्रेसिडेंट उसे साइन करेगा, तब जाके एक लॉ, एक बिल जो होता है वो एक्ट बनता है, यानी कैसे एक लॉ बनता है वो कुछ में पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में। अभी उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है इलेक्टोरल फंक्शन। आपके जो इलेक्टोरल फंक्शन है इसमें आपके क्या आ जाते हैं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, आप देखें प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ये सारे कहां पर होंगे? आपके पार्लियामेंट का ही आपका इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वही जाकर इनको वोट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट का वोट इलेक्शन कैसे होता है। वाइस प्रेसिडेंट का मैंने आपको बता दिया, दोनों हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो जाकर वोट करते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साथ ही साथ बिल पास करना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी तरीके के बिल होते हैं, 2 ही तरीके के बिल हैं आपके, एक मनी बिल है, दूसरा नॉन मनी बिल है, यानी ऑर्डिनरी बिल भी उसे कहा जाता है। मनी बिल और एंड ऑर्डिनरी बिल या नॉन मनी बिल भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मनी बिल एंड नॉन मनी बिल मैंने आपको बता दिया। तो यानी बिल यहाँ पे इनके पास किए जाते हैं, पार्लियामेंट में पास होते हैं। पहले कोई भी एक जो मिनिस्टर है वो खड़ा होगा, बिल जो आउटलेट है उसे पढ़ेगा, फिर उस पर डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, फिर उसको हाउस पास करेगा, फिर वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा। मतलब ये इनिशिएटिव किसी देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, अभी आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि मैं सिर्फ ये ग्रेजुएशन लेवल का बना रहा हूँ और सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए आपको इस सेमेस्टर में थोड़ा बेसिक ही पता करना है। बट अगर आप देखेंगे तो मनी बिल का प्रोसीजर अलग है, ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर अलग है, इनमें काफी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे किसी भी हाउस में आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो और किसी हाउस में पास हो गया तो हो गया, बिल बन गया। इनके बारे में आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा और आप इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको इसे डिटेल में इतना नहीं बताना चाहता क्योंकि आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूंगा। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा हाउस में, लोकसभा के हाउस में ही आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल को वहां पे रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ऐसे नॉन बिल बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल जो होता है, वो कोई भी मिनिस्टर हो या मतलब कोई भी मेंबर हो उसे प्रेजेंट कर सकता है और किसी भी हाउस से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, बट आप इसको ध्यान रखिए जो मैंने बताया, आपको इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक। आगे जैसे है पावर ऑफ रिमूवल। अब जैसे हम लोग इनको इलेक्ट करते हैं तो हमें इनको रिमूव करने का भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट में। यानी पार्लियामेंट में क्या होगा, आप जानते होंगे, नाम भी सुना होगा, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट। और उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ जज। रिमूवल ऑफ जज जो है, जितने भी जज हैं उनका रिमूवल कहां से होगा? आपके पार्लियामेंट से ही होगा, यानी दोनों मेंबर्स के आपको दोनों हाउस के मेंबर जो हैं उसे पास करेंगे रेजोल्यूशन को, तभी कोई जज रिमूव होगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगा, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसे होता है, यानी रिमूवल की भी पावर इनके पास है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोनों हाउस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नहीं समझ रहे तो मैं बता दे रहा हूँ, बोथ हाउस। अब तक तो आप इतना समझ गए होंगे, फिर भी ये बोथ हाउस की पावर है। अगर बोथ हाउस का फंक्शन नहीं है, क्योंकि अकेले कोई रिमूवल ऑफ जज नहीं कर सकता, अकेले आप किसी मनी बिल को पास नहीं कर सकते, अकेले आप प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट को नहीं चुन सकते, अकेले आप लॉ नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? यानी कोई हाउस अकेला इस काम को नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का अच्छा सा डिवीजन हो रखा है, बट कई बार इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि इन्हीं की वजह से डीले होते हैं किसी लॉ को आने में, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अमेंडमेंट करना है तो वो आपको कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, ध्यान रखें यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है, इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें।
बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। इनकेस अगर वो कोई ऐसा अमेंडमेंट करते हैं या कोई ऐसा लॉ लाते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी उसे वॉइड कर सकती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, इनकी कुछ अलग फंक्शंस हैं, बट साथ ही चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो आप ध्यान देते हैं, लिंक करें कि कैसे चेक एंड बैलेंस कर रहा है। अगर वो किसी भी पार्ट में अमेंड करता है या कोई ऐसा लॉ बनाता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेगा और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के वॉइड करा देगा और वो लॉ कभी लॉ नहीं रहेगा। समझ में आया? उसके बाद कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, चेक एंड बैलेंस की बात हो रही है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कैसे चेक एंड बैलेंस करता है अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। ऐसे चेक एंड बैलेंस करेगा कि अगर लेजिस्लेटिव की भी, अगर आपने कभी पार्लियामेंट की डिबेट्स और डिस्कशंस देखे हो तो वहां पे होता है 0 आवर, क्वेश्चन आवर। वहां पे मतलब डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर से, दूसरा मेंबर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो उनकी पॉलिसीज पे, वोट्स होते हैं और लोग वोट करते हैं, तब जाकर एक लॉ बनता है। इस तरीके से कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है आपको? यानी क्वेश्चन आवर्स के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछते हो, 0 आवर में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप वहां पे, बट वो बाउंड नहीं होते हैं उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बट क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर बाउंड है कि उसको जवाब देना पड़ेगा, 0 आवर में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे वोटिंग की अगर मैं आपको बात करूं तो जो मेंबर ऑफ हाउस होते हैं उनके पास वोटिंग का राइट होता है। ठीक है। साथ ही साथ स्पीकर ऑफ हाउस के पास भी वोट करने का अधिकार होता है, किसी भी बिल हो या किसी भी चीज को पास करने के लिए, किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। बट याद रहे, हमेशा हर केस में स्पीकर वोट नहीं दे सकता किसी भी हाउस के, यानी मैं दोनों हाउस की बात कर रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा की। वो तभी वोट कर सकते हैं इन केस अगर ऐसा हो कि दोनों यस और नो के दोनों कॉमन वोट आ गए, मतलब इक्वल वोट्स हैं, यस के भी और नो के भी। तो वहां पर एक कास्टिंग वोट के नाम से एक टर्म है, कास्टिंग वोट। ये भी वोट किसका है? ये स्पीकर का। इस केस में ही अकेले आपका जो स्पीकर है वो वोट कर सकता है जब इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हो, ताकि उस रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं कि स्पीकर वोट करे हर केस में। समझ में आया? इसी के साथ हमारा ये पार्लियामेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में जुडिशरी देखने वाले हैं। ठीक है। और उनके वहां पे हम लोग पावर्स, क्वालिफिकेशन क्या है, चीजें, जितनी भी चीजें हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि भाई सर क्या सोचेंगे या मैं कहीं और से पढ़ लूंगा, देख लूंगा। तुरंत विद इन सेकंड आप कमेंट में जाएं, मुझे इस वीडियो में इतनी टाइम पे सर ये चीज समझ में नहीं आई, अगर मेरे को लगा कि इसको डाउट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इन केस अगर ऐसा कोई डाउट हुआ तो मैं उसे पर्सनली आपके कमेंट में ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताऊं, टीचर का काम क्या होता है, अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं किसी भी टीचर के लिए, एज ए स्टूडेंट आपको खुद रिसर्च करनी होगी। आपका जो क्यूरियोसिटी है वो आपको चीजों को बताएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, मनी बिल और नॉन बिल के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप चाहें तो वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा मैं पढ़ लूं, बट मैं क्या आपको सलाह दूंगा, मनी बिल और नॉन बिल के बारे में मैंने बताया तो आपका इंटरेस्ट जागना चाहिए। यहाँ पे आप जाएं, मनी बिल और नॉन मनी बिल के बारे में सर्च करें, क्या है कास्टिंग वोट उसके बारे में सर्च करें, कैसे हाउस के बारे में जो मैंने समझाया, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को अच्छे से समझे, अपना भी कुछ इंटरेस्ट लगाए। अगर आप कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहे हैं जहां पे मैंने कुछ पढ़ा है, आपको टर्म मिली, उसको तुरंत गूगल करें, उसको टाले नहीं, क्योंकि हर चीज यहाँ पे आपको मैं स्पून फीडिंग तो कर नहीं सकता हूँ, बट मैं उसे सरल तरीके से आपको समझा सकता हूँ, मार्ग दिखा सकता हूँ, मंजिल तक आपको ही पहुंचना होगा। तो इनफ ऑफ ज्ञान लेक्चर। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।